सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल ऑल इन वन एग्जाम और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। आज मैराथन सेक्शन में जहां हम बिहार पुलिस 19,838 भर्ती परीक्षा को ध्यान में रखते हुए प्राचीन इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम आपको पिछले वर्षों में पूछे गए सवाल का गहन विश्लेषण करेंगे, जिससे आप परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों के पैटर्न को समझ सकें, चाहे यह सिंधु घाटी सभ्यता है, वैदिक काल, महाजनपद या फिर मौर्य और गुप्त साम्राज्य। हम उन सभी टॉपिक पर विस्तार से कवर करेंगे ताकि आपका रिवीजन एकदम पक्का हो। तो अगर आप बिहार पुलिस परीक्षा इतिहास के प्रश्नों में शानदार प्रदर्शन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। बिहार पुलिस सिपाही कांस्टेबल एवं दरोगा के बारे में इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसमें आज हम आपको बताने वाले हैं इतिहास, प्राचीन इतिहास के बारे में आपको बताने वाले हैं। इसमें आपका पाषाण काल आ जाएगा, सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, महाजनपद काल, जौन धर्म, बौद्ध धर्म, पारसी एवं यहूदी धर्म, हर्यक एवं शिशुनाग धर्म, शुंग वंश, वह आक्रमण, हिंदू यवन संघ एवं कुषाण के बारे में, गुप्त एवं गुप्तोत्तर साम्राज्य के बारे में, दक्षिण भारतीय राजवंश के बारे में आपको बताने वाले हैं। आगे देखिए, इसमें आपका सीमावर्ती राजवंश एवं प्राचीन कालीन कला एवं चित्रकला के बारे में या राजपूत राजवंश के बारे में बताने वाली टोटल जानकारी आपको प्राचीन भारत के इतिहास में मिलने वाला है। ये सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार पुलिस सिपाही, होमगार्ड के बिहार पुलिस सिपाही भर्ती, बिहार पुलिस जेल वार्डर भर्ती या बिहार पुलिस आबकारी सिपाही या बिहार पुलिस भर्ती, हर एक शिफ्ट का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेगा आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन मिलेगा। 2022 का क्वेश्चन है, 2021 का क्वेश्चन, ये देखिए 2022 का मद्य निषेध का है, अग्निशामक सिपाही का है, आपका बिहार पुलिस सिपाही भर्ती 2021 का है क्वेश्चन, 2020 का क्वेश्चन है। ये सारे के सारे आपको प्रीवियस क्वेश्चन मिलेगा। आज हम शुरू करने वाले हैं प्राचीन भारत का इतिहास। देखिए, पाषाण काल से शुरू करते हैं। पाषाण काल जो है, पाषाण युग में काटने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त उपकरण को क्या कहा जाता था? तो ये आपको ग्रासा कहा जाता था। आपको देखिए आंसर देख लीजिए। पाषाण काल जब उस अवधि का संदर्भित करता है जब पत्थर के उपयोग उपकरण बनाने के लिए किया जाता था। उस समय का काल के 3 चरण में विभाजित किया गया था। कौन कौन से चरण है देख लीजिए। देखिए, पूरा पाषाण काल ये है आपका 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक। उसके बाद है मध्य पाषाण काल, यह है 10,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व तक। उसके बाद है नव पाषाण काल, ये जो है आपके 6,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व तक है। देखिए, पाषाण युग में काटने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त उपकरण को गणासा ही कहा जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य द्वारा पहली बार नियोलिथिक युग में पालतू बनाने वाले पशु कौन थे? मनुष्य द्वारा पहली बार लियोलिथिक युग में पालतू बनाया जाने वाला पशु था आपका कुत्ता। नव पाषाण काल, जिसे हम कहते हैं नियोलिथिक युग में, मानव में सर्वप्रथम कुत्ते को पालतू पशु बनाया था। पाषाण काल में आदमगढ़ तथा बुर्ज होम नामक स्थान में कुत्ते को पालतू बनाने का साक्ष्य मिले हैं। बुर्ज होम नामक स्थल में कब्र में मालिक के साथ कुत्ते को भी दफनाने का प्रमाण मिलता था। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, क्वेश्चन है कि नियोलिथिक का अर्थ क्या है? तो नियोलिथिक का अर्थ है आपका नव पाषाण काल। नव पाषाण काल को ही नियोलिथिक कहा जाता है। देखिए, पाषाण काल उस अवधि के संदर्भित करता है जब पत्थर का उपयोग उपकरण बनाने के लिए किया जाता था। पाषाण काल के 3 चरणों में विभाजित किया गया था: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पाषाण काल के सबसे विकसित काल था, उसका समय था लगभग 7,000 वर्ष पूर्व। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु सभ्यता के बारे में देख लेते हैं। अगला टॉपिक है सिंधु सभ्यता। पहला सिंधु सभ्यता का पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा के किस स्थल में जलाशय का प्रमाण मिले हैं? तो जलाशय का प्रमाण जो है ये आपको धौलावीरा में मिले हैं। बिहार पुलिस मध्य निषेध के एग्जाम में पूछा गया है, 27 फरवरी 2022 का पूछा गया क्वेश्चन है। ये टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। देखिए, हड़प्पा के किस स्थल में जलाशय का प्रमाण मिले हैं? तो ये हो जाएगा आपका धौलावीरा। इसके देखिए, हड़प्पा के धौलावीरा स्थल से जलाशय का प्रमाण मिले हैं। धौलावीरा जो है गुजरात राज्य के कच्छ जिला में
लूनी नदी के किनारे स्थित है। इसका उत्खनन कार्य जो है जेपी जोशी तथा रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा किया गया था। ये सब काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तु हड़प्पा स्थल से प्राप्त नहीं हुआ है? निम्नलिखित में से कौन सा वस्तु हड़प्पा स्थल से प्राप्त नहीं हुआ है? तो ये हो जाएगा आपका सूती वस्त्र। सूती वस्त्र हड़प्पा स्थल से प्राप्त नहीं हुआ है, जबकि बाकी जो भी है ये सब हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुआ है। देखिए, हड़प्पा स्थल से भौतिक जीवन में काम आने वाले अनेक वस्तु जैसे बर्तन हुआ, आभूषण हुआ आदि प्राप्त हुए हैं, परंतु सूती वस्त्र का साक्ष्य जो है ये आपको मोहनजोदड़ो से मिला है, न कि हड़प्पा से। तो आप ध्यान रखिएगा कि सूती वस्त्र जो है ये आपको मोहनजोदड़ो से मिला है। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका आहर। आहर जो है, आहर पुरातात्विक स्थल एक ताम्र पुरातात्विक स्थल है जो दक्षिण में है। यह पूर्व राजस्थान में आहार नदी के बाएं तट पे प्राप्त है। आहार नदी के बाएं तट पे प्राप्त है। इसे राखी गड्ढी या हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल है जो गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल है जो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में स्थित है। ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है कि हड़प्पा के लोग किस धातु का उपयोग नहीं जानते थे? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लौह। लोहा का जो है ये लोहा का उपयोग नहीं जानते थे। देखिए, इसका साक्ष्य क्या है? हड़प्पा जो है पूर्वोत्तर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का एक पुरातात्विक स्थल था। यह साहिवाल शहर से 20 किलोमीटर पश्चिम में रावी नदी के किनारे पर स्थित है। इसकी खोज वर्ष 1921 में दयाराम साहनी द्वारा की गई थी। यहाँ के लोग तांबा, कांसा, सोना का उपयोग जानते थे, जबकि यहाँ के लोग को लौह धातु का ज्ञान नहीं था। यहाँ से प्राप्त कुछ महत्वपूर्ण अवशेष भी है, जैसे एक बर्तन पे बना कछुओं का चित्र, शंख का बना बैल, पीपल का बना इक्का, ईंटों के वृत्ताकार कबूतरे जिसका उपयोग संभवतः फसल का दावने में किया जाता था। साथ ही गेहूं तथा जौ के दोनों के अवशेष भी मिले हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्या कहता है? हड़प्पा के निवासी डैश के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे। तो ये था आपका मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे। जैसे देखिए, हड़प्पा के निवासी मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे। ये हड़प्पा वासी अपना व्यापार जल मार्ग और स्थल मार्ग दोनों से करते थे। भारत का इतिहास जो है सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से शुरू होता है, जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। सबसे बड़ा बंदरगाह जो है ये लोथल है। सबसे बड़ा बंदरगाह लोथल था। मेसोपोटामिया का अभिलेख में वर्णित मेलुहा शब्द का जो है अभिप्राय सिंधु सभ्यता से लिया जाता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि निम्नलिखित सभ्यताओं को एक ऐतिहासिक कला अनुक्रम में रखते हुए दिए गए कूटों से ठीक उचित चुनिए। इसमें है, पहला में आपका मिस्र, दूसरा में सिंधु, तीसरा में यूनानी और चौथा में सुमेरियन। तो इसमें आपको चुनना है कि इसमें कौन सा है। तो देखिए, पहला में आपका आ जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। पहला है आपका मिस्र, ये पहला नंबर हो जाएगा। दूसरा नंबर में आपका हो जाएगा सुमेरियन, तीसरा नंबर में हो जाएगा आपका सिंधु घाटी, चौथा नंबर में यूनानी। देखिए, विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता मिस्र की सभ्यता मानी जाती है। इसका कालक्रम जो है लगभग 3100 ईस्वी पूर्व के आसपास माना जाता है। इसके उपरांत मेसोपोटामिया या सुमेरियन की सभ्यता, जिसका कालक्रम जो है 3000 ईसा पूर्व माना जाता है। सुमेर इस सभ्यता के मुख्य नगर था। सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम जो है ये 2350 से 1750 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है। इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। यूनानी सभ्यता का कालक्रम जो है ये आपका 8000 ईसा पूर्व से 1600 ईस्वी के मध्य मानी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार ग्रेट बाथ सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल से मिला है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हड़प्पा, दूसरा है कालीबंगन, तीसरा है चन्हुदरो और चौथा है मोहनजोदड़ो। इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। स्नानागार जो है ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त है। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर है
कि सिंधु घाटी सभ्यता में एक विशाल सामाजिक स्नानागार ग्रेट बाथ का साक्ष्य जो है ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। वर्तमान में यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिला में है। सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित इसकी खोज इस सन 1922 में राखालदास बनर्जी ने किया था। विशाल स्नानागार का विद्वान जॉन मार्शल ने तत्कालीन विश्व का आश्चर्य बनाया था। ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे, किस चीज का पूजा करते थे? तो ये थे आपके पशुपति। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु नदी के किनारे बसी भारत के प्राचीनतम नगरीय सभ्यता की सिंधु घाटी सभ्यता का संदर्भ सभ्यता कहकर पुकारा जाता है। हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन के बारे में अधिकांश जानकारी पुरातात्विक स्रोतों से प्राप्त है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों द्वारा पशुपति की पूजा की जाती थी। इसमें मातृ देवी की पूजा, नाग का पूजा एवं वृक्ष का पूजा करने का साक्ष्य मिले हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, सही मिलान करना है। इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए में है लोथल, दूसरा में है रोपर, तीसरा में राखी गढ़ी और चौथा में है कालीबंगा। इसको ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 में मिलान करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 अब 4 है, इसमें आपका लोथल का हो जाएगा, लोथल गुजरात में है, और रोपर जो है ये आपका पंजाब में है, और राखी गढ़ी हो जाएगा आपका हरियाणा में, और कालीबंगन हो जाएगा राजस्थान में। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, लोथल गुजरात में है, रोपर पंजाब में है, राखी गढ़ी हरियाणा में है और कालीबंगा राजस्थान में है। ये आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? तो हड़प्पा स्थल जो है ये आपका रावी नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा स्थल पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मटगोमरी जिले में रावी पुरुषनी नदी के तट पर स्थित है। ये 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम सहनी ने सर जॉन मार्शल के निर्देश में हड़प्पा के अन्वेषण किया, यहाँ से मजदूरों के अलावा आवास, उर्वरता की देवी की मूर्ति, तांबे की इक्का गाड़ी और गेहूं जैसे जौ आदि इत्यादि साक्ष्य मिले हैं यहाँ से। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? निम्नलिखित को सुमेलित करे तथा दी गए कूट में से सही उत्तर का चयनित करें। इसको भी मिलान करना है। पहला में ए में है सिंध, बी में है पश्चिम पंजाब, सी में है दक्षिणी बलूचिस्तान और डी में हरियाणा। ठीक है, इसका जो कूट भाषा है इसको मिलान करना है। तो ये हो जाएगा आपका कूट भाषा जो है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। इसमें हो जाएगा आपका, देखिए ए जो है सिंध जो है ये आपका कोट दीजी में है। सिंध ए जो है ये कोट दीजी में है, और बी जो है देखिए आपको दिखा दे, सिंध जो है कोट दीजी में है, और पश्चिम पंजाब जो है ये सरायखेला में हो जाएगा, दक्षिणी बलूचिस्तान हो जाएगा बालाकोट में, और हरियाणा हो जाएगा राखी गढ़ी में। ये ध्यान रखिएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त पशुपति सील पर किस जानवर का अंकन नहीं है? ये हो जाएगा आपका गाय। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त पशुपति सील मुहर पर बाघ, हाथी, भैंसा और गेंडा आदि जानवरों का अंकलन है, जबकि गाय का अंकलन नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 है। 16 क्या कहता है? 16 कहता है कि लोथल किस नदी के निकट स्थित है? तो लोथल जो हो जाएगा ये आपका भोगवा नदी के तट पे स्थित है। लोथल हड़प्पा कालीन स्थल है जो गुजरात राज्य में भोगवा नदी के निकट स्थित है। यहाँ से बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। इस स्थल की खोज 1957 ईस्वी में SR राव ने किया था। काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु सभ्यता की प्राचीनतम बंदरगाह कौन सा है? तो प्राचीनतम बंदरगाह हो जाएगा लोथल। देखिए सिंधु सभ्यता का प्राचीनतम बंदरगाह लोथल है। यह सिंधु सभ्यता की एकमात्र बंदरगाह वाला शहर भी है जो साबरमती नदी और उसकी सहायक भोगवा नदी के बीच स्थित है। इसकी खोज SR राव ने की थी। यहाँ से प्राचीन काल में मोतियों, रत्नों और गहनों के व्यापार पश्चिम एशिया तथा अफ्रीका तक होता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका बालाथाल। बालाथाल जो है ये आपका सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। बालाथाल जो है सिंधु घाटी सभ्यता से स्थल नहीं है। यह स्थल राजस्थान के उदयपुर जिले में बालाथाल गांव के पास बेरच नदी के पास एक टीले पर स्थित ताम्रपाषाण स्थल है। इस सभ्यता की खोज 1962 से 63 में डॉक्टर BN मिश्र द्वारा की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। देखिए 19 नंबर क्या कहता है, जूते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिला है? तो जूता हुआ खेत जो है ये आपका कालीबंगा से मिला है। ये आपका बिहार पुलिस फॉरेस्ट रेंज ऑफिस एग्जाम 17 जनवरी 2020 को पूछा गया है और बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 8 मार्च 2020 को फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसका बेसिक दे जूते हुए खेत सिंधु सभ्यता के कालीबंगा स्थल से प्राप्त हुआ है। कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़िया। राजस्थान के गंगानगर जिले में स्थित इस नगर की खोज सन 1952 ईस्वी में अमलानंद घोष ने की थी। यह प्राचीन नगर सरस्वती एवं दृश्यवती नदियों के बीच स्थित है। कालीबंगा का पश्चिमी टीले पर संदर्भ सभ्यता के नीचे प्रांग संदर्भ सभ्यता का प्रमाण प्राप्त हुए हैं, जिसमें हल से जुते हुए खेत साक्ष्य मिलते हैं। इसकी जुताई आड़ी तिरछी की गई थी, जिससे 2 फसलों के एक साथ बोई जाने का अनुमान लगाया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सिंधु घाटी की सभ्यता की अधिकतम मोहरे निर्मित है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का अधिकतम मोहरे है, ये हो जाएगा आपका सेलखड़ी से। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का अधिकतम मोहरे सेलखड़ी से निर्मित है। कांचली मिट्टी, गोमेद, चट तथा मिट्टी की बनी हुई मोहरे भी मिली है। यहाँ से प्राप्त मोहरों पर एक श्रृंगी पशु, कुबर वाला बैल, हाथी, भैंसा आदि का भी अंकलन किया गया है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 21, मेसोपोटामिया का अभिप्राय क्या है? तो मेसोपोटामिया का अभिप्राय है दजला फरात नदी के बीच का उपजाऊ धरती। मेसोपोटामिया का अर्थ है, देखिए मेसोपोटामिया का अभिप्राय जो है ये दजला फरात नदियों के बीच उपजाऊ धरती से, इसे कांस्ययुगीन सभ्यता का उद्गम स्थल माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, सूती वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो सूती वस्त्र का जो साक्ष्य है ये आपका मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। सिंधु सभ्यता के स्थल मोहनजोदड़ो से सूती वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आदित्य जो है ये इस स्थल का खोज रखाल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में की थी। यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है, संदर्भ सभ्यता के निवासी द्वारा निम्न में से किस धातु का उपयोग सर्वाधिक किया गया था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कांस्य धातु। कांस्य धातु का उपयोग सर्वाधिक किया गया था। देखिए संदर्भ सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के निवासी द्वारा कांस्य धातु का उपयोग सर्वाधिक किया गया था, जो तांबे और रांगे टीन के मिश्रण से बना था। ठीक है, इस सभ्यता का विकास सिंधु और घग्गर प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे हुआ था, जो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धौलावीरा और राखीगढ़ी के प्रमुख केंद्र बने थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है कि संदर्भ निवासी को धार्मिक जीवन में निम्न में से कौन सा तत्व विद्यमान नहीं था? तो ये हो जाएगा आपका विशिष्ट मूर्ति की पूजा। विशिष्ट मूर्ति की पूजा जो है ये विद्यमान नहीं थे। चलिए इसका बेसिक देख लेते क्या कहता है। ये कहता है संदर्भ निवासियों के धार्मिक जीवन में मातृ देवी की उपासना, लिंग एवं योनि की पूजा तथा पशु पक्षी व नाग की पूजा के तत्व विद्यमान थे, जबकि विशिष्ट मूर्ति की पूजा का प्रचलन यहाँ नहीं था। सिंधु सभ्यता के लोग जो है ये धरती की उर्वरता की देवी मानकर इसकी पूजा किया करते थे। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थे। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर का अवशेष नहीं मिले। ये भी ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर है मंदिर का अवशेष यहाँ पे नहीं मिले। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संदर्भ स्थल पंजाब में है? तो पंजाब में आपका हो जाएगा, ये देखिए हड़प्पा, रहमान ढेरी, सराय खोला और जलीलपुर, ये सारे के सारे आपका पंजाब में है।
देखिए संदर्भ स्थल हड़प्पा जो है, हड़प्पा, रहमान डेरी, सरायखेला और जालीलपुर आदि जो है पाकिस्तान के पंजाब में स्थित है। और संदर्भ सभ्यता के नगर की खोज की खुदाई से हुई है। इसे हड़प्पा या सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है। इसका काल जो है ये 3500 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक माना गया है। मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा और वनवाली आदि इसका प्रमुख स्थल है। इसका जो है प्रमुख स्थल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 26 जो है मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा आपका मृतकों का टीला। ये काफी इंपॉर्टेंट है, कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है? देखिए क्वेश्चन नंबर 27 जो है ये कहता है सिंधु घाटी की सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा गुजरात में स्थित है? तो गुजरात में आपको लोथल जो है ये आपका गुजरात में है। देखिए लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल है। यह गुजरात राज्य में स्थित है। यह बंदरगाह नगर है जो भोगवा नदी के तट पे स्थित है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। 28 में क्या कहता है? तो ये है आपका सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से किस स्थल में गोदी डाक यार्ड होने का प्रमाण मौजूद किया है? तो ये हो जाएगा आपका लोथल में। देखिए सिंधु सभ्यता के लोथल गुजरात स्थल में गोदी डाक यार्ड जो है ये होने का प्रमाण मौजूद है। यह भोगवा नदी के तट पर स्थित है। लोथल जो है प्राचीन काल में एक फलता फूलता व्यापार केंद्र था, जहां से मोतियों, रत्नों और गहनों का व्यापार पश्चिम एशिया तथा अफ्रीका तक किया जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। 29 से आपका वैदिक सभ्यता शुरू हो रहा है। 29 से वैदिक सभ्यता शुरू है। देखिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या आ रहा है अब वैदिक सभ्यता के बारे में। कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों की पद्धति का उल्लेख करता है? धार्मिक अनुष्ठानों की पद्धति का उल्लेख करता है तो ये हो जाएगा आपका यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है आपका धार्मिक अनुष्ठानों का पद्धतियों का उल्लेख करता है। देखिए यजुर्वेद धार्मिक अनुष्ठान का पद्धति का उल्लेख करता है। भारत के सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ हो जाएगा आपका वेद, जिसके संकलन करता जो है ये महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास है। अब वेदों की संख्या 4 है। वेद कितने प्रकार के हैं? तो 4 है। पहला है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद और चौथा है अथर्ववेद। इन चारों वेदों का संहिता कहा जाता है। यजुर्वेद में यज्ञों के निम्नों या विधियों का संकलन भी मिलता है। चलिए यह एक ऐसा वेद है जो गद और पद दोनों में प्राप्त है। तो यजुर्वेद जो है ये ऐसा वेद है जो गद और पद दोनों में प्राप्त है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटी थी? सबसे पहले कौन सी घटना घटी थी? तो ये हो जाएगा आपका उपनिषदों की रचना। उपनिषदों की रचना जो है ये आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले घटी थी। देखिए प्रश्न दिए गए विकल्पों के अनुसार जो है ये सर्वप्रथम उपनिषदों की रचना हुई थी। इसकी कुल संख्या 108 है। उपनिषद की संख्या कितनी है? तो 108 है। ये अन्य दिए गए घटनाओं तथा उनका कार्यक्रम का निम्नलिखित अनुसार दिया गया है। देखिए अर्थशास्त्र की रचना 3री शब्दावली ईसा पूर्व और बुद्ध की पारंपरिक निर्माण तिथि जो है ये 483 BC यानी कि वैशाख पूर्णिमा में हुआ था। अशोक का शासनकाल हो गया था आपका 268 BC से 232 BC तक। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 31 है। क्वेश्चन नंबर 31 को मिलान करना है। देखिए आपका है ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, इसको मिलान करना है। इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आपका ए ब्रह्मचार्य जो है ये आपका जन्म, ब्रह्मचार्य जो है ये आपका जन्म से है और जन्म से 25 वर्ष तक हो जाएगा आपका ब्रह्मचार्य। गृहस्थ हो जाएगा 25 से 50 वर्ष तक, वानप्रस्थ हो जाएगा 50 से 75 वर्ष तक और सन्यास हो जाएगा 75 से 100 वर्ष तक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन भी मिलान करना है। इसमें मिलान क्या करना है कि कल्प, छंद, निरुक्त और शिक्षा, इसको एक दूसरे से मिलान करना है। तो इसका हो जाएगा कल्प का जो है यज्ञ हो जाएगा, छंद का शब्दों की उत्पत्ति हो जाएगा, निरुक्त का हो जाएगा मंत्र और शिक्षा का हो जाएगा उच्चारण, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा।
देखिए इसका बेसिक क्या कहता है, बेसिक कहता है कि वेदांग जो है हिंदू धर्म के ग्रंथ है। वैदिक अध्ययन के लिए 6 विधाओं का शाखाओं का जन्म हुआ है जिसे वेदांग कहा जाता है। वेदांग निम्नलिखित है, शिक्षा है जो वेद मंत्रों का उच्चारण करने की विधि का वर्णन करता है, कल्प है जो यज्ञ संबंधित नियम का पालन करता है, व्याकरण है जो प्रत्यय स्वर और शब्द का बोध करता है, निरुक्त है जो शब्दों का अर्थ है, और ज्योतिष है जो काल का ज्ञान है, और छंद है जो वैदिक मंत्रों का पाठ है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है कि गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था? तो गायत्री मंत्र की जो रचना है ये आपके विश्वामित्र ने किया था। गायत्री मंत्र का रचना ऋषि विश्वामित्र ने की थी। इनका उल्लेख ऋग्वेद के 3 मंडल में है जो सविता का समर्पित है। ऋग्वेद में 2 और 7वें मंडल को प्राचीन मंडल के नाम से भी जाना जाता है, और ऋग्वेद के 9वें मंडल में जो है ये सोम देवता को समर्पित किया गया है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि संग्रहिता का अर्थ होता है। तो संग्रहिता का अर्थ क्या होता है? तो कोषाध्यक्ष होता है। संग्रहिता का अर्थ होता है कोषाध्यक्ष। संग्रहिता जो है इसको कोषाध्यक्ष होता है। ये कोषाध्यक्ष किसी संगठन के खजाने का रखवाली करता है और भागदूत या संग्राहक अधिकारी होता है। उत्तर वैदिक काल में उच्च पदाधिकारियों को रत्नी कहा जाता है, और शतपथ ब्राह्मण में 12 रत्नियों की सूची मिलती है। शतपथ ब्राह्मण में 12 रत्नी की सूची मिलती है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, यज्ञ की देख रेख कौन करता है? यज्ञ जो होता है उसको देख रेख कौन करता है? तो ये हो जाएगा आपका ब्रह्मा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। वैदिक काल में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग विशेषज्ञ थे। जैसे देखिए इसमें हो जाएगा आपका पहला नंबर है उगदाता, ये जो है आपका सोमदेव की ऋचाओं को ज्ञान करने वाला है। दूसरा है अर्धवर्णियो, ये है यजुर्वेद के पाठ करने वाला है। तीसरा है होत्री, ऋग्वेद के पाठ करने वाला तथा अग्नि कुंड में आहुति देने वाला होता है। चौथा है ब्रह्मा, ये यज्ञ के देख रेख करने वाला होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? तो वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है, ये हो जाएगा आपका वेदांग। वेदांग जो है वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है। वेदांग ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है। वेदों को सही ढंग से समझने के लिए वेदांग की रचना हुई है। इसका कुल संख्या 6 है। वेदांग के कुल संख्या 6 है, जिसके नाम है शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद तथा ज्योतिष। ये आपके 6 वेदांग हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 37 है निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वंशीकरण का वर्णन है? ये काफी इंपॉर्टेंट है और आसान भी है। आपको पता होगा कि इसका आंसर हो जाएगा अर्थवेद। अर्थवेद में जादू से संबंधित मंत्र, तंत्र, वंशीकरण का वर्णन, भूत प्रेत, जादू टोना आदि के मंत्रों का वर्णन है। इसमें ऋग्वेद और सामवेद का भी मंत्र लिए गए हैं। अर्थवेद का भाषा जो है ये आपका स्वरूप और आधार पर ऐसा माना जाता है कि इस वेद की रचना सबसे बाद में हुई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 क्वेश्चन देख लेते हैं। 38 नंबर में क्या कहता है कि वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किसके प्रतिपादित की गई थी? तो वर्ण व्यवस्था आपका मनु के प्रतिपादित की गई थी। देखिए वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का प्रतिपादन मनु द्वारा किया गया था। मनु द्वारा रचित मनु स्मृति में समाज के 4 वर्णों में विभाजित किया गया था। पहला है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैष्णव और शूद्र। वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था क्रम पर आधारित है, परंतु उत्तर वैदिक काल में जो है ये आपका वर्ण व्यवस्था का आधार जन्म ही गया था। चारों वर्णों का सर्वप्रथम वर्णन ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त से मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 39 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए 39 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? मान्यता अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में कितने दिन तक लड़ी गई थी? तो ये हो जाएगा आपका 18 दिन तक। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। कुरुक्षेत्र युद्ध कौरवों और पांडवों के मध्य हस्तिनापुर साम्राज्य के सिंहासन की प्राप्ति के लिए लड़ा गया था। यह युद्ध 18 दिनों तक लड़ा गया। वर्तमान में कुरुक्षेत्र हरियाणा में स्थित है। चलिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 40 है कि प्राचीन भारत में पालागल क्या था? पालागल, प्राचीन भारत में पालागल क्या था? तो ये था आपका संदेशवाहक।
पालागल का अर्थ होता है संदेशवाहक। प्राचीन भारत में पालागल संदेशवाहक को कहा जाता है। पालागल का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण से मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 है, ये आपका महाजनपद यहाँ से शुरू हो रहा है। चलिए महाजनपद के बारे में भी देख लेते हैं। हर टॉपिक से एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ये काफ़ी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप इसे ध्यान से पढ़िएगा। बिहार पुलिस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा जनपद 6ठी और 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मगध। मगध जो है ये सबसे शक्तिशाली जनपद बना। देखिए मगध के बारे में क्या कहता है। मगध जो है ये जनपद 6ठी एवं 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना था। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र थी। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र थी। उत्तर में गंगा, पूर्व में चंपा नदी और पश्चिम में सोन नदी से राज्य घिरा हुआ था। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार बृहदर्थ मगध के सबसे पहले ज्ञात शासक था। प्रसिद्ध मौर्य राजवंश सहित महान भारतीय साम्राज्य मगध में उत्पन्न हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में से मगध साम्राज्य का कौन सा शहर गंगा, सोन और गंडक के संगम पे बसा है? ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो ये हो जाएगा आपका पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र जो है ये आपका गंगा, सोन और गंडक के बीच स्थित है, उसी के संगम पे बसा हुआ है। देखिए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर भारत के 16 महाजनपदों में से प्रमुख व सर्वाधिक शक्तिशाली रहे मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य की राजधानी रहा पाटलिपुत्र। वर्तमान में ये पटना है, पटना शहर। 3 प्रमुख नदियों जैसे गंगा, सोन और गंडक के संगम पर बसा हुआ है। पटना जो है आपका गंगा, सोन और गंडक के संगम पर बसा हुआ है। ये हर्यक वंश के शासक उदयन ने मगध साम्राज्य की राजधानी को राजगिरी से स्थानांतरित करके पाटलिपुत्र बनाया था। 250 ईसा पूर्व में तृतीय बौद्ध संगति के आयोजन भी अशोक के कार्यकाल में मोगलीपुत्रस्थित के अध्यक्षता में यहीं पर किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित का मिलान सही से करना है। इसका मिलान करना है अंग, काशी, कौशल और वत्स्य, इस तीनों का मिलान करना है। तो देखिए ए का हो जाएगा आपका। चलिए इसके बारे में पूरी डिटेल से समझते हैं। देखिए बौद्ध ग्रंथ जो है अंगुत्तर निकाय में कुल 16 महाजनपदों का वर्णन किया गया था। यहाँ भगवती सूत्र जौन ग्रंथ में भी 16 राज्यों का उल्लेख दिया गया है। इन 16 महाजनपदों के नाम इनकी राजधानी पर निम्नवर्त किया गया है। चलिए देखिए यहाँ से कौन कौन राजधानी किससे बना है। अंग की राजधानी हो जाएगा चंपा, मगध का गिरिव्रज या राजगिरी है, मल्ल का कुशावती या कुशीनारा होता है, काशी के वाराणसी है, कौशल के श्रावस्ती है। अगला देखिए पंचाल, पंचाल के अहिछत्र या कामपियल है। कुरु, कुरु का इंद्रप्रस्थ हो जाएगा, बज्जी का विदेह हो जाएगा या मिथिला हो जाएगा, मत्स्य का विराटनगर हो जाएगा, वत्स्य का कौशाम्बी हो जाएगा, सूरसेन का मथुरा हो जाएगा, चेदी का शक्तिमती हो जाएगा, अस्मक का पोतल या पोटली हो जाएगा, अवंती का उज्जैन या महिष्मती हो जाएगा। उसके बाद आ जाएगा गंधार, गंधार का तक्षशिला हो जाएगा और कंबोज, कंबोज का हाटक या राजपुर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अवंती की राजधानी थी, अवंती की राजधानी कहाँ थी? तो ये हो जाएगा आपका उज्जैन। अवंती की राजधानी उज्जैन अभी ऊपर में बताया गया है। चलिए आपको बताया अवंती का या अवंती प्राचीन समय में भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। यह जनपद उत्तर और दक्षिण 2 भागों में विभक्त था। उत्तरी भाग की राजधानी उज्जैन तथा दक्षिणी भाग की राजधानी महिष्मती थी। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं। 45 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 45 कहता है कि चंपा जो है, चंपा निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी थी? तो चंपा हो जाएगा आपका अंग की राजधानी चंपा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। देखिए मगध की आरंभिक राजधानी कौन सी है? मगध की आरंभिक राजधानी हो जाएगी आपका गिरिव्रज। गिरिव्रज जो है ये मगध की आरंभिक राजधानी थी। मगध प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। इसकी प्रारंभिक राजधानी गिरिव्रज या राजगिरी थी। यह बिहार के वर्तमान पटना, गया या शाहाबाद नगरों में समाहित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मगध राज्य का प्राचीनतम राजधानी थी, मगध राज्य का प्राचीनतम राजधानी कौन सी थी? तो ये हो जाएगा आपका राजगिरी। अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन से आपका जौन धर्म शुरू हो रहा है।
तो जौन धर्म के बारे में देख लेते हैं। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। देखिए, जौन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो 23वें तीर्थंकर थे आपका पार्श्वनाथ। जौन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। देखिए, जौन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जो वाराणसी राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इनकी माता का नाम वामादेव था। इन्होंने 4 महाव्रत के पालन करने की शिक्षा दी। सत्य, अहिंसा, असत्य तथा अपरिग्रह। इन्हें सम्मेलन शिखर पर्वत पर निर्माण की प्राप्ति हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 49। जौन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। तो ये इनका जो है मृत्यु पावापुरी में हुआ था। महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुआ था। देखिए, महावीर स्वामी जौन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे। तीर्थंकर के रूप में जाने जाते थे। इनका जन्म जो है 540 ईसा पूर्व में कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। 72 वर्ष की आयु में इनका निर्माण 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी राजगीर वर्तमान नालंदा में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन जैनों के 23वें तीर्थंकर थे? 23वें तीर्थंकर हो जाएगा आपका पार्श्वनाथ। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हो जाएगा। देखिए, जौन धर्म में तीर्थंकर वह व्यक्ति है जिन्होंने पूरी तरह से क्रोध, अभिमान, छल, इच्छा आदि पर विजय प्राप्त कर ली है। जैसे प्रथम तीर्थंकर हो जाएगा ऋषभदेव, 23वें तीर्थंकर है इनका पार्श्वनाथ और 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर है महावीर स्वामी। 51 देख लीजिए क्या कहता है। देखिए फ्रेंड्स, वर्धमान महावीर का जन्म कहाँ हुआ? वर्धमान महावीर का जन्म कब हुआ? तो इनका जन्म हुआ ऑप्शन नंबर ए 540 ईसा पूर्व में। देखिए, जौन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। वर्धमान महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंड ग्राम में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ थे जो यात्री कुल के प्रधान थे तथा उनकी माता जो थी जो त्रिशला जो थी ये लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। महावीर स्वामी का जौन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी जो थे ये जौन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 देखिए। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कहता है? जौन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो जौन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे आपका पार्श्वनाथ। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। जौन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। यह काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की आयु में गृहस्थ जीवन त्याग किया। इनके द्वारा दी गई शिक्षा थी, पहला थी हिंसा न करना, दूसरा था सदा सत्य बोलना, तीसरा चोरी न करना तथा आवश्यकता से अधिक संपत्ति न रखना। देखिए, इनके प्रतीक चिन्ह को हम आपको दिखा देते हैं। इनका प्रतीक चिन्ह है, ऋषभदेव का था सांड और अजीत नाथ का है हाथी, पार्श्वनाथ का है सर्पफन और महावीर का है शेर। ये प्रतीक चिन्ह है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 53 नंबर क्वेश्चन, 53 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा तीसरे तीर्थंकर थे? निम्नलिखित में से कौन सा तीसरे तीर्थंकर थे? तो ये थे आपके संभवनाथ। तीसरे तीर्थंकर संभवनाथ थे। संभवनाथ जो है तीसरे तीर्थंकर थे तथा इनका प्रतीक चिन्ह है घोड़ा। अजीत नाथ दूसरे जौन तीर्थंकर थे और सुमित नाथ जो है ये 5वें जौन तीर्थंकर थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब आपका बौद्ध धर्म शुरू होता है। बौद्ध धर्म के बारे में देख लेते हैं। देखिए, भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ। लुम्बिनी कहाँ पड़ता है? तो आप ध्यान से देखिएगा, लुम्बिनी जो है आपका नेपाल में पड़ता है। बिहार दरोगा में पूछा गया ये क्वेश्चन और बिहार कांस्टेबल में भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो लुम्बिनी जो है आपका नेपाल में है। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। इनका जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था। लुम्बिनी जो है वर्तमान में नेपाल में स्थित है। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था तथा शाक्य गण के मुखिया थे ये। और 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में इनकी मृत्यु हो गई है। इसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं, 55 देख लेते हैं।
देखिए जातक जो है पवित्र ग्रंथ है, तो जातक किसका पवित्र ग्रंथ है, तो ये हो जाएगा आपके बौद्धों के पवित्र ग्रंथ जातक है। जातक कथाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है। भगवान बुद्ध के लिए पूर्व जन्मों की लोकप्रिय कहानी का संग्रह को जातक कथाओं की संज्ञा दी जाती है। इन्हें बौद्ध धर्म के सभी मतों व संरक्षित किया जाता है। इसकी रचना के समय 3री शताब्दी ईसा पूर्व से पहले की मानी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 56 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है कि त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है। त्रिपिटक जो है ये धार्मिक ग्रंथ है, किसका है, तो ये हो जाएगा आपका बौद्धों के। बौद्धों के है त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ। देखिए बौद्ध धर्म के बारे में विशद ज्ञान त्रिपिटक, विनय पिटक, सूत पिटक एवं अभिधम्म पिटक से मिलता है, ग्रंथों से प्राप्त होता है। तीनों पिटकों की भाषा जो है ये पाली भाषा में दिया हुआ है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ, ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 57 देख लेते हैं। 57 है कि गौतम बुद्ध की संवादों का भाषा क्या है। गौतम बुद्ध की संवादों का भाषा क्या है, तो इनके संवादों का भाषा पाली है। ये पाली भाषा में अपने संवाद बताए हैं। देखिए गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा पाली थी। ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ जो पाली भाषा में था दिया है। इस घटना को बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। श्रावस्ती में गौतम बुद्ध ने सबसे पहले उपदेश दिए थे। श्रावस्ती में गौतम बुद्ध ने सबसे पहले उपदेश दिए थे तथा इस समय कौशल राजा प्रोसेनजित थे। उस समय के जो राजा थे ये प्रोसेनजित थे। बुद्ध की मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व 80 वर्ष की अवस्था में वैशाख महीना पूर्णिमा के दिन कुशीनारा में हुई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। देखिए विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है, तो विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर हो जाएगा आपका इंडोनेशिया में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर बोरोबुदुर इंडोनेशिया में इंडोनेशिया के मध्य जावा प्रांत में स्थित है। यह 5 वर्गाकार चबूतरों पर बना हुआ है, जिसमें से 3 के ऊपरी भाग वृत्ताकार है। इनका निर्माण जो है ये 9वीं सदी में शैलेंद्र राजवंश के कार्यकाल में हुआ था। यह वर्ष 1991 ईस्वी में इस मंदिर को यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव जीवन की सभी दुखों के नाश के लिए अष्टांगिक मार्ग की सलाह देता है। अष्टांगिक मार्ग की सलाह कौन देता है, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की सलाह देता है। इसका बेसिक देख लेते हैं अष्टांगिक मार्ग के बारे में कि कितने अष्टांगिक मार्ग हैं। अष्टांगिक मार्ग 8 होते हैं। देखिए मानव जीवन के सभी दुखों के नाश के लिए गौतम बुद्ध अष्टांगिक मार्ग की सलाह देते हैं। यह अष्टांगिक मार्ग का निम्नलिखित है। देखिए पहला है सम्यक दृष्टि, दूसरा है सम्यक संकल्प, तीसरा है सम्यक वाणी, चौथा है सम्यक कर्मात, पांचवा है सम्यक आजीव, छठा सम्यक व्यायाम, सातवां है सम्यक स्मृति और 8वां है सम्यक समाधि। ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 देख लेते हैं। गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ से प्रारंभ किया था, तो ये हो जाएगा आपका सारनाथ से प्रारंभ किया था। सारनाथ से गौतम बुद्ध जो है धर्म चक्र परिवर्तन प्राप्त किया था। इनका जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था, जन्म लुम्बिनी में हुआ था और ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था। इसने प्रथम उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन जो है ये आपका सारनाथ में दिए थे और इनकी मृत्यु जिसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है ये कुशीनगर में हुआ था। चलिए ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 61, महात्मा बुद्ध द्वारा प्रथम प्रवचन जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है कहाँ दिए थे, तो ये हो जाएगा आपका सारनाथ में दिए थे। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ये बिहार दरोगा पुलिस अवर निरीक्षक के एग्जाम में भी पूछा गया, बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया और बिहार फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में भी पूछा गया है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इन्होंने संसार में व्याप्त दुख से आहत होकर 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर ज्ञान प्राप्ति की थी।
ठीक है। ये फाल्गु नदी के तट पे बोध गया बिहार में है, फाल्गु नदी के तट पे जो बोध गया बिहार में है, बोधि वृक्ष के नीचे तपस्या करके ज्ञान की प्राप्ति की और ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध द्वारा अपना पहला धर्मो उपदेश सारनाथ में 5 ब्राह्मणों, पहला है कौंडियन, वप, वद्य, अस्जिक और महा नाम को दिया था, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में इनकी कुशीनगर नामक स्थान पे मृत्यु हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये महापरिनिर्वाण कहा गया, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 62 है। यह है बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। महावीर स्वामी जौन धर्म से तथा गुरु नानक सिख धर्म से संबंधित है। महावीर स्वामी जो है ये जौन धर्म से है और गुरु नानक जो है ये सिख धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म से आपका गौतम बुद्ध हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म किसकी हिमायत करता है? निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म किसकी हिमायत करता है? तो ये हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य मार्ग। मध्य मार्ग का हिमायत करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर, बौद्ध धर्म जो है ये मध्य मार्ग का हिमायत करता है। बौद्ध धर्म का आध्यात्मिक साधना के लिए मध्य मार्ग को अपनाए जाने की कहा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे? तो महान संरक्षक हो जाएगा आपका, देखिए पहला अशोक है, दूसरा कनिष्क है, तीसरा हर्षवर्धन है और चौथा है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें हो जाएगा 1 नंबर में अशोक हो जाएगा, 2 नंबर में कनिष्क हो जाएगा और 3 नंबर में हर्षवर्धन हो जाएगा। ये तीनों इनके महान संरक्षक थे। देखिए बौद्ध धर्म के महान संरक्षक अशोक, कनिष्क एवं हर्षवर्धन थे, ये तीनों थे। मौर्य शासक अशोक 273 ईस्वी से 232 ईस्वी पूर्व बौद्ध धर्म के संरक्षक बना तथा तृतीय बौद्ध संगीति के आयोजन करवाया तथा बौद्ध धर्म के उपचार के लिए प्रचारक भी भेजे। कनिष्क कुषाण वंश के शासक थे। इसने बौद्ध धर्म के संरक्षण प्रदान किया तथा चतुर्थ बौद्ध संगीति आयोजित किया। तो ये ध्यान रखिएगा कि चतुर्थ बौद्ध संगीति आयोजित किया था कुषाण वंश, और ये जो है आपके अशोक जो है ये आपका तृतीय बौद्ध संगीति शुरू किया था। आगे देखिए, हर्षवर्धन जो है ये आपके 606 से 647 ईस्वी में पुष्पभूति वंश की शासक था। इसने राजतरंगिणी से पता चलता है कि इसने बौद्ध धर्म के संरक्षण प्रदान किया है तथा स्वयं भी बौद्ध धर्म को स्वीकारा था। प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग इसी के कार्यकाल में भारत आए थे। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग जो है ये इन्हीं के कार्यकाल में भारत आया था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है, सिद्धार्थ ने किस धर्म की स्थापना की थी? तो ये हो जाएगा आपका, बौद्ध धर्म की स्थापना सिद्धार्थ ने की थी। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के बचपन का नाम है। इनका धर्म जो है जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। ये बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे। इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 66 है, 66। 4 बौद्ध संगीतिया का आयोजन नीचे दिए गए स्थानों पर हुआ है। इन्होंने काल कार्य के अनुसार व्यवस्थित करके कूट के आधार पर सही चयन किया है। देखिए, पहला वैशाली, दूसरा राजगिरी, तीसरा है कुंडलवन और चौथा है पाटलिपुत्र। इसमें से कौन है? ये ऑप्शन नंबर, देखिए आपका ऑप्शन नंबर डी इनका राइट आंसर हो जाएगा। पहले है आपका राजगिरी, पहला नंबर में हो जाएगा राजगिरी, दूसरा नंबर में हो जाएगा आपका वैशाली, ये आपका दूसरा नंबर में हो जाएगा, तीसरा नंबर में हो जाएगा आपका पाटलिपुत्र, ये हो जाएगा आपका तीसरा नंबर में, और चौथा नंबर में हो जाएगा कुंडलवन, ये आपका चौथा नंबर में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईस्वी में राजगिरी में हुआ था, जो अजात शत्रु के शासनकाल में था, और द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुआ था। ये कालाशोक की अध्यक्षता में हुआ था शासनकाल में। तीसरी बौद्ध संगीति 247 ईस्वी में पाटलिपुत्र में हुआ था, जो अशोक
के शासनकाल था, अशोक का शासनकाल था। और चतुर्थ बौद्ध संगीति प्रथम शताब्दी में कुंडलवन जो शासनकाल कनिष्क का था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 67। 67 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन से आपका पारसी और यहूदी धर्म के बारे में शुरू होता है। ये पारसी और यहूदी धर्म के बारे में हम देखिए क्वेश्चन नंबर क्या कहता है। तोराह इस धर्म के पवित्र ग्रंथ है। तोराह जो है इस धर्म के पवित्र ग्रंथ है, तो ये हो जाएगा आपका यहूदी धर्म। तोराह जो है यहूदी धर्म के पवित्र ग्रंथ है। देखिए तोराह जो है यहूदी धर्म के मूल अवधारणाओं की शिक्षा देने वाला धार्मिक ग्रंथ है, जबकि बाइबिल ईसाई धर्म के पवित्र धार्मिक ग्रंथ होते हैं और हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथ गीता होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 70 नंबर क्वेश्चन से आपका शुरू होता है हर्यक, शिशुनाग एवं नंद वंश। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश शुरू होता है, या और मौर्य वंश। इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है। किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। संकिसा स्तंभ, संकिसा स्तंभ जो है इस पे आपका विशाल हाथी स्थापित है। देखिए संकिसा स्तंभ जो है एक मौर्यकालीन स्तंभ है जो उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में स्थित है। इसका निर्माण 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक के द्वारा कराया गया था। ठीक है, इस स्तंभ की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसके शीर्ष पर एक विशाल हाथी का निर्माण, मूर्ति का निर्माण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 71 है अंतिम मौर्य शासक कौन था। अंतिम मौर्य शासक जो है ये कौन था। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बृहदर्थ। बृहदर्थ जो थे ये अंतिम मौर्य शासक थे। चलिए नेक्स्ट इसके बेसिक देख लेते हैं। देखिए बेसिक क्या कहता है। बृहदर्थ जो है ये अंतिम मौर्यकालीन शासक था। मौर्य वंश के स्थापना 322 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। इसने चाणक्य के सहयोग व मार्गदर्शन से मगध के नंदवंशी शासक घनानंद को पराजित कर साम्राज्य स्थापित किया था। बृहदर्थ की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र ने की और 885 ईस्वी पूर्व में शुंग वंश की स्थापना किया था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लौरिया अरेराज क्या है। लौरिया अरेराज क्या है, तो ये हो जाएगा आपका स्तंभ लेख है। बिहार के पूर्वी चंपारण के लौरिया अरेराज गांव में मौर्य कालीन शासक अशोक द्वारा स्थापित स्तंभ स्थित है। इस पर अशोक के धर्म लेख की उल्लेख भी मिलता है। अशोक के धर्म लेख का उल्लेख मिलता है। इसका निर्माण अशोक ने 249 ईसा पूर्व में करवाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कहता है। क्वेश्चन 73 क्वेश्चन नंबर है। निम्नलिखित में से किस शिलालेख में अशोक के नाम उल्लेख है। तो अशोक का नाम शिलालेख आपका मास्की और गुर्जरा, ये दोनों में आपका अशोक का नाम उल्लेखित है। ये दोनों आपका सही हो जाएगा। देखिए मौर्य साम्राज्य का शासक अशोक के मास्की, नेत्तूर, उडे गोलम और गुर्जरा अभिलेख में इसका नाम अशोक मिलता है। भाबरू के लघु शिलालेख राजस्थान में अशोक का नाम प्रियदर्शी उल्लेखित है, जबकि पुराणों में इसे अशोक वर्धन कहा गया है। सम्राट अशोक जो है ये राजगद्दी पर बैठने के समय अवंती के राज्यपाल था। अशोक के 13वें शिलालेख से ज्ञात होता है कि अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद उसने कलिंग पर आक्रमण किया था। 8 वर्ष बाद ही, राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद ही ये इसने कलिंग पे आक्रमण किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 74 देख लेते हैं। 74 क्या कहता है। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर हाइडेस्पीच का युद्ध हुआ था। ये काफी इंपॉर्टेंट है। हाइडेस्पीच का युद्ध लड़ा गया था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। झेलम नदी पे जो है हाइडेस्पीच का युद्ध लड़ा गया था। हाइडेस्पीच की लड़ाई सिकंदर महान और राजा पोरस के बीच 326 ईसा पूर्व में लड़ी गई थी। यह लड़ाई झेलम नदी के तट पे लड़ी गई थी, जिसमें सिकंदर महान की जीत हुई थी।
चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75 देख लेते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन है कि मौर्य राज्य की संस्थापक कौन थे? तो मौर्य राज्य के संस्थापक हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त जो है मौर्य वंश के संस्थापक था। देखिए मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, जो 322 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। वह जौन धर्म के अनुयायी थे। इसने 305 ईसा पूर्व में सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर को हराया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 76 क्वेश्चन। 76 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? तो 76 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सम्राट अशोक के पिता थे। सम्राट अशोक के पिता कौन थे? तो इनके पिता थे बिंदुसार। सम्राट अशोक के पिता बिंदुसार थे। देखिए सम्राट अशोक का 268 से 232 ईसा पूर्व में मौर्य वंशीय शासक बिंदुसार के पुत्र था। अपने पिता के शासन के दौरान यह तक्षशिला व उज्जैन की राज्यपाल था। ठीक है, अपने शासनकाल में 9वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में इसने कलिंग पर विजय प्राप्त की। अशोक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। इसने उस धर्म की दीक्षा बौद्ध भिक्षु उपगुप्त से प्रवाहित होकर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 77 है, बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति जो है ये आपका तक्षशिला में थी। बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति तक्षशिला में थी। इसने विद्रोह कुचलने के लिए अपने पुत्र अशोक को भेजा था। बिंदुसार मौर्य वंश के संस्थापक थे। संस्थापक राजा चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। इनके 3 पुत्र थे, सुसीम, अशोक और तिस्य। अशोक जो है कालांतर में उनके बाद मौर्य सम्राट बने और धर्म का प्रतिपादन किया था। ये काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है कि चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी आपका पाटलिपुत्र थी। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में घनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। इन्हीं के प्रधानमंत्री चाणक्य था। इनका जो प्रधानमंत्री थे ये चाणक्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य के मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। चंद्रगुप्त मौर्य जौन धर्म के अनुयायी थे। इसने जौन संत भद्रबाहु को अपना गुरु बनाया। इसी के शासनकाल में प्रथम जौन संगीति की आयोजन पाटलिपुत्र में स्थूल भद्र और भद्र की अध्यक्षता में हुई थी, जिसमें जौन धर्म दिग्गज और दिगंबर और श्वेतांबर में 2 भागों में बट गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है अशोक महान के पुत्र। अशोक महान के पुत्र थे। अशोक महान के पुत्र बिंदुसार थे। बिंदुसार जो थे ये अशोक महान के पुत्र थे। देखिए सम्राट अशोक भारतीय इतिहास के एक महान शासक थे। यह भारत में मौर्य साम्राज्य के तीसरे शासक थे। इन्होंने 269 ईसा पूर्व में से 232 ईसा पूर्व तक भारत पर शासन किया। इनके बाद इनके पिता बिंदुसार थे। अशोक की माता शुभदांगी थी, जो आजीवक मतानुयायी थे। यह चंपा राजवंश के एक ब्राह्मण की कन्या थी। और अशोक के प्रिय उपाधि जो है ये देवाना प्रियदर्शनी थे। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये आपका कथन कुछ दिया हुआ है। कथन है कि 326 बीसी में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। दूसरा है कि अम्भी तक्षशिला की राजा ने सिकंदर और उनकी सेना को स्वागत किया। तीसरा है सिकंदर की मृत्यु 332 बीसी में हुआ था। और चौथा क्या है देख लेते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और बी। ये दोनों सही है। इस कथन के लिए दोनों सही है। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 81 चाणक्य को इस नाम से जाना जाता है। तो चाणक्य को जो है यह आपके विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री था। इसको विष्णुगुप्त या कौटिल्य नाम से भी जाना जाता है। अर्थशास्त्र की रचना चाणक्य ने की थी। अर्थशास्त्र मौर्यकालीन भारतीय समाज के दर्पण को भी माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस स्थल पर स्थित स्तूप अवशेषों से अशोक की प्रशस्त प्रतिमा प्राप्त हुई है, जिस पर उसका नाम अंकित है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए कंगनहल्ली। कर्नाटक के कंगनहल्ली से प्राप्त स्तूप अवशेषों से
अशोक के अर्धभूत प्रसव प्रतिमा प्राप्त है जिस पर उनका नाम प्रतीक है। यह अवशेष 1986 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा खुदाई के दौरान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कहता है, 83 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनाया था? तो सांची का जो स्तूप है ये अशोक ने बनाया था। सांची के स्तूप मूल रूप से मौर्य शासक अशोक ने बनाया था। इस स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। यह स्तूप 3री सदी ईसा पूर्व में बनाया गया था। यह बौद्ध स्मारक स्थल है। अगला क्वेश्चन, कौटिल्य का अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राज्य के करों की वसूल के लिए जिम्मेदार है? तो करों की वसूल के लिए जिम्मेदार कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 85। चलिए, अशोक की प्रस्तर अभिलेख डैश का प्रतीक थे। ये थे आपके प्रशासन का प्रतीक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये चंद्रगिरी पर्वत श्रवणबेलगोला किस जौन संत के साथ गया था? ये हो जाएगा आपका भद्रबाहु संत के साथ गया था। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य था जिसने चाणक्य नामक ब्राह्मण की सहायता से नंद वंश के शासक घनानंद को मारकर मौर्य वंश की स्थापना की थी। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में इसने जौन धर्म स्वीकार कर जौन गुरु भद्रबाहु को अपना गुरु माना था। जब उत्तर भारत में अकाल पड़ने के कारण भद्रबाहु अपने 12,000 शिष्यों के साथ दक्षिण भारत में चंद्रगिरी पर्वत पे श्रवणबेलगोला चले गए तो उनके साथ चंद्रगुप्त मौर्य भी अपने पुत्र बिंदुसार की सत्ता सौंपकर वहां आ गया। यहाँ उनके 12 वर्षों तक भद्रबाहु की सेवा की और 298 ईसा पूर्व में संलेखा पद्धति द्वारा उपवास द्वारा शरीर त्याग दिया। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है सारनाथ का लॉयल कैपिटल किस शासक से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा अशोक। सारनाथ का जो है लॉयल कैपिटल अशोक से संबंधित है। अशोक मौर्य काल के महान शासक थे। यह 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पे बैठा था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यूनानी स्रोत से अग्रमीज एवं जैनड्रीमीज मगध के किस शासक को कहा जाता है? तो ये है आपके ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा धनानंद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता? क्वेश्चन है यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में भारत आया था? तो ये हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया था। यूनानी राजदूत जो है मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया था। यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखा जिसमें मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी दी जाती है। मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज में 7 वर्ग थे। इससे दास प्रथा की उल्लेख नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक निम्नलिखित में से कौन थे? तो कलिंग का शासक थे खारवेल। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक खारवेल था। यह चेदी वंश के 3रा नरेश था। खारवेल के बारे में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी हाथी गुफा अभिलेख से प्राप्त है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस शासक ने जौन धर्म स्वीकार कर संन्यास ले लिया था? तो ये हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने जौन धर्म स्वीकार कर संन्यास लिया था। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने 332 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व था। कौटिल्य इसी के प्रधानमंत्री थे। चंद्रगुप्त के साम्राज्य पश्चिम से हिंदू कुश पर्वत से और पूर्व में बंगाल तक, इस उत्तर से कश्मीर से लेकर दक्षिण में मैसूर तक विस्तृत था। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कौटिल्य जो है डैश के प्रधानमंत्री थे? तो कौटिल्य आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौटिल्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कहता है, देखिए इसकी बेसिक है कि कौटिल्य विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। ये चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य में प्रधानमंत्री थे। अर्थशास्त्र राजनीति पर इनकी प्रसिद्ध पुस्तक भी दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन,
हर्यक नरेश बिंदुसार की राजधानी थी। हर्यक नरेश बिंदुसार की राजधानी राजगिर या गिरिवर थी। 16 जनपद में से प्रमुख रहे मगध साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक बिंदुसार 544 से 492 ईसा पूर्व में हर्यक वंश के स्थापना की थी। इसने गिरिब्रज राजगिरी में अपना राजधानी बनाई थी। अगला क्वेश्चन, बिंबिसार किस वंश के राजा थे? तो बिंबिसार हो जाएगा आपका हर्यक वंश के राजा बिंबिसार थे। देखिए, बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक था। इस वंश की स्थापना 544 ईसा पूर्व में हुई। बिंबिसार के मगध साम्राज्य की वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसे गिरिब्रज राजगिरी को अपनी राजधानी बनाई। इसके पुत्र का नाम था अजातशत्रु। यह अपने पिता की हत्या करके गद्दी पे बैठा था। अगला क्वेश्चन, सिकंदर महान ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? तो सिकंदर महान ने आपका 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, सिकंदर महान ने भारत विजय की अभियान 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया। सिकंदर के जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके पिता का नाम फिलिप द्वितीय थे। सिकंदर अरस्तु के शिष्य थे। इसने पंजाब के शासक पोरस के साथ हाइडेस्पीज की युद्ध लड़ा था, जिसे झेलम के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। 96 क्वेश्चन है, शुंग राज्य की स्थापना कौन थे? संस्थापक कौन थे? शुंग राज्य के संस्थापक कौन थे? तो शुंग राज्य के संस्थापक आपका पुष्यमित्र शुंग हो जाएगा। देखिए, शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था, जिसने मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदर्थ की हत्या करने के पश्चात 1885 ईसा पूर्व में एक नए राजवंश की स्थापना की। इसने अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित की एवं भरहुत स्तूप मध्य प्रदेश का निर्माण कराया। इस वंश का अंतिम शासक देवभूति था। ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, देखिए, योग दर्शन के संस्थापक कौन थे? योग दर्शन के संस्थापक आपका हो जाएगा पतंजलि। बिहार पुलिस कांस्टेबल 31/7/2016 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखिए, योग दर्शन के प्रणेता जो है महर्षि पतंजलि है। इन्होंने योग सूत्र नामक ग्रंथ की रचना की थी। ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों की निर्गण योग मार्ग मूलाधार है। वर्तमान में यूएनओ द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया। तो 21 जून को जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका वाह्य आक्रमण हिंदू, यवन, शक, कुषाण के बारे में आज पढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, आयुर्वेद का महान विद्वान चरक किस शासनकाल से संबंधित थे? चरक जो थे ये किस शासनकाल से संबंधित थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी कनिष्क। ये 2 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, एक बिहार पुलिस और दूसरा फॉरेस्ट गार्ड में। चलिए इसका बेसिक देख लेते हैं कि यजुर्वेद का महान विद्वान महर्षि चरक कुषाण शासक कनिष्क प्रथम के शासनकाल में राजवैद्य था। इनकी रचित ग्रंथ था चरक संहिता, एक प्रसिद्ध आयुर्वेद ग्रंथ है। चरक संहिता जो है एक प्रसिद्ध आयुर्वेद ग्रंथ है। चरक ने आचार्य अग्निवेश तंत्र में कुछ अध्याय जोड़कर उसे ही नई रूप में चरक संहिता का नाम प्रस्तुत किया था। चलिए अगला देख लीजिए। 100 नंबर क्वेश्चन है, चतुर्थ बौद्ध संहिता किसके शासनकाल में भारत पहुंचा था? चतुर्थ बौद्ध संहिता किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये हो जाएगा आपका कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। अब कौन कौन सी संगति कब हुआ था इसके बारे में पूरी देख लेते हैं। बौद्ध सभ्यता, प्रथम बौद्ध संगति जो थे ये 483 ईस्वी में राजगिरी में महाकश्यप अध्यक्ष थे और शासनकाल था अजातशत्रु का। द्वितीय बौद्ध संगति हुआ था 383 ईसा पूर्व में, ये हुआ था वैशाली में और इनके अध्यक्ष थे सावाकामी और शासनकाल था उस समय कालाशोक का। तृतीय बौद्ध संगति जो थे ये आपका 255 ईसा पूर्व में हुआ था और पाटलिपुत्र में इनका स्थान है और अध्यक्ष है मोगलीपुत्रस्ती और शासन है ये आपका अशोक का। चौथा है चतुर्थ बौद्ध संगति, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था, कुंडल वन में हुआ था और इनके अध्यक्ष थे वसुमित्र अश्वघोष और शासनकाल है कनिष्क का। चलिए नोट देख लेते हैं। चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में विभाजन हुआ, एगो हीनयान है दूसरा महायान में, दोनों में विभाजित हो गया था। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क के शासन काल में बौद्ध संगति का आयोजन
डैश में हुआ था। तो ये हो जाएगा आपका कश्मीर में। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीति कुषाण सम्राट कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर में कुंडल वन में आयोजित की गई थी। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कनिष्क की राजधानी कौन सी है? तो कनिष्क की राजधानी हो जाएगा पुरुषपुर या पेशावर। इसे पुरुषपुर या पेशावर कहते हैं। कनिष्क कुषाण वंश के महान शासक था। इसकी प्रथम राजधानी पेशावर, पुरुषपुर एवं द्वितीय राजधानी मथुरा थी। कनिष्क ने कश्मीर को जीतकर वहां कनिष्कपुर नामक नगर बसाया था। इसके समय में कश्मीर के कुंडल वन में वसुमित्र की अध्यक्षता में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। इस संगति में बौद्ध ग्रंथों के ऊपर टिकाऊ लिखी जो विभाष शास्त्र कहलाती है। इतिहास में कनिष्क का नाम दो कारणों से प्रसिद्ध है। पहला है, इसने 78 ईस्वी में एक संवत चलाया जो शक संवत कहलाता है। आज भी यह भारत सरकार द्वारा आयोग में लाया जाता है। और दूसरा है, बौद्ध धर्म के मुक्त हृदय से संपोषण एवं संरक्षण करता है। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट है आपका शक काल कब आरंभ हुआ था? शक काल जो है ये कब आरंभ हुआ था? तो ये हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 78 ईस्वी में। अगला देख लीजिए। अगला है आपका गुप्त एवं गुप्तोत्तर साम्राज्य। उसका क्वेश्चन देख लीजिए। कौन सी चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, फाहियान। फाहियान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया था। देखिए, चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया था। इसने बौद्ध ग्रंथों की प्रामाणिक प्रतियों का तलाश में भारत की यात्रा की थी। वेनसंग जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में 7वीं सदी में भारत आया था। उसने बुद्ध के जीवन से जुड़े सभी पवित्र स्थलों का भ्रमण किया और उपमहाद्वीप के पूर्व तथा पश्चिम में लगे इलाकों की यात्रा की थी। ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 106। राजपूत काल में निम्नलिखित में से कौन सी नवीन जाति प्रमुखता में आई थी? तो ये थी आपकी कायस्थ जो है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, राजपूत काल में कायस्थ नवीन जाति प्रमुखता में आई थी। इस जाति का सर्वप्रथम वर्णन याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है। इस जाति की उत्पत्ति गुप्त काल में बंगाल से मानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 107 नंबर है। प्राचीन चीनी यात्री फाहियान ने इसके शासनकाल में भारत आया था। प्राचीन चीनी यात्री फाहियान ने इसके शासनकाल में भारत आया था। तो ये हो जाएगा राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए, प्राचीन राज अवंती की राजधानी थी। प्राचीन राज जो थी अवंती, इसकी राजधानी कहाँ थी? तो ये थी आपकी उज्जैन में। उज्जैन भारत के मध्य प्रदेश राज्य का एक प्रमुख शहर है जो शिप्रा नदी के किनारे बसा है। यह राजा विक्रमादित्य के समय अवंती की राजधानी थी। महाकवि कालिदास उज्जैनी की प्रसिद्ध सम्राट विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्नों में से एक थे। इसलिए कालिदास ने उज्जैनी के अत्यंत सुंदर वर्णन किया है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 111। गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ व खगोलीय शास्त्री कौन थे? तो ये थे आपके आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आर्यभट्ट प्राचीन काल के समय महान खगोल शास्त्री थे एवं गणितज्ञ थे। सर्वप्रथम इन्हीं ने पृथ्वी के आकार के बारे में बताया था। इनके द्वारा रचित 3 ग्रंथ 10 गीतिका आर्यभट्टियम है। इसमें उनकी प्रमुख कृति आर्यभट्टियम एवं गणित और खगोल विज्ञान का एक संग्रह माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसने अश्वमेध यज्ञ संपादित किया था? तो अश्वमेध यज्ञ जो है आपके समुद्रगुप्त जो है स्थापित किया था। देखिए, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उसका पुत्र समुद्रगुप्त शासक था। उसके समय में गुप्त साम्राज्य के सबसे अधिक विस्तार हुआ। समुद्रगुप्त के सामरिक विजय का विवरण हरिसेन के प्रयाग प्रशिष्ट काव्य प्रयाग प्रशिष्ट में मिलता है। अपनी विजय के उपरांत
समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया। इसकी परिचय उसके सिक्के और उत्तराधिकारियों के अभिलेखों से प्राप्त होता है। इसके सिक्कों पर मुद्रित अप्रतिरथ व्याघ्र पराक्रम और जैसे विशद उसके गौरवमय जीवन चरित्र का स्पष्टता करता है। देखिए अगला देखिए, विक्रम संवत किस गुप्त शासक ने आरंभ किया था? तो विक्रम संवत हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त द्वितीय ने आरंभ किया था। विक्रम संवत जो है शुरुआत चंद्रगुप्त द्वितीय ने 57 ईसा पूर्व में किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक मुद्राओं के एक अनुकरण पर चांदी के सिक्के का उत्कीर्ण कराए थे। पश्चिमी शक विजय ने फलस्वरूप अपने व्याघ्र सिक्के उत्कीर्ण कराए और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, जिसकी दिग्गज विजय का उल्लेख उदयगिरी गुहा लेख से प्राप्त है। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, देखिए महाराजाधिराज की उपाधि अपनाने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो ये थे आपके चंद्रगुप्त प्रथम। महाराजाधिराज की उपाधि अपनाने वाले प्रथम गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम थे। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। उसने 319 ईस्वी में से 335 ईस्वी तक शासन किया था। गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त थे। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आए थे। काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय का नींव डाली थी। नालंदा विश्वविद्यालय की नींव कुमार गुप्त ने डाली थी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है किसके परिणाम स्वरूप 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व सन में गुप्त साम्राज्य की पतन हुआ था? ये थे आपका हुर्ण आक्रमण से गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ था। हुर्णों का आक्रमण के परिणाम स्वरूप 5वीं शताब्दी में गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ, क्योंकि स्कंदगुप्त की उत्तराधिकारी कमजोर साबित हुई थी और हुर्ण आक्रमणकारी का मुकाबला नहीं कर सकते थे। इसके अतिरिक्त गुप्त साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण देखिए निम्न है: प्रशासनिक कमजोरियां, प्रांत पत्तियों का विशेषाधिकार, आर्थिक कारण, उत्तरदायित्वता के निश्चय नियम का अभाव और सामंतों का विद्रोह। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी थी? तो ये थे आपके चंद्रगुप्त द्वितीय को। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी। इसके शासन काल में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आया था। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय चांदी के सिक्के चलाए थे। चांदी के सिक्के चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलाए थे। देखिए इनके समय में पाटलिपुत्र एवं उज्जैनी विद्या प्रमुख केंद्र थे। अनुश्रुति के अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडल निवास करती थी, जिसे नवरत्न कहा जाता था। इसमें महाकवि कालिदास, धन्वंतरी, छपनक, फलित ज्योतिष के विद्वान अमर सिंह, कोशकार एवं शंकु वास्तुकार, बेताल भट्ट, घट कर्पण, वराह मिहिर जो खगोल विज्ञानी थे और वर रुचि जैसे विद्वान थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जो थे ये प्राचीन भारत के गुप्त काल के प्रसिद्ध ज्योतिषविद और गणितज्ञ थे। इन्होंने आर्यभट्टीय ग्रंथ की रचना की थी, जिसने ज्योतिष शास्त्र के अनेक सिद्धांतों का प्रतिपादन है। इनकी शिक्षा नालंदा विश्वविद्यालय में हुई थी। इन्हें ग्रंथ से राजा बुधगुप्त प्रभावित होकर उन्हें नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख बना दिया था। इसने शून्य का भी खोज आर्यभट्ट ने किया था। ये भी ध्यान रखिएगा, शून्य का खोज जो है आर्यभट्ट ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिए। हर्ष ने अपनी राजधानी परिवर्तित की, तो हर्ष कहाँ पे की थी? तो ये हो जाएगा आपका थानेश्वर से कन्नौज की थी। पहले थानेश्वर था, बाद में कन्नौज कर लिया है। देखिए हर्षवर्धन 606 से 647 ईस्वी में उत्तरी भारत के अंतिम हिंदू सम्राट था। इसने आर्यावर्त पर शासन किया। शशांक को पराजित करने के पश्चात हर्षवर्धन ने थानेश्वर से कन्नौज अपनी राजधानी परिवर्तित की है। इसने प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद 3 ग्रंथों नाटक की रचना की थी। हर्ष बौद्ध धर्म के महायान शाखा का संरक्षक था।
अगला क्वेश्चन देखिए, हर्षवर्धन के साम्राज्य के समय में चीनी पर्यटक भारत आया था, वह कौन था? तो ये हो जाएगा आपका ह्वेनसांग। ह्वेनसांग की तरह ह्वेनसांग भी चीनी बौद्ध भिक्षु था। 630 ईस्वी में वह भारत आया था एवं 643 ईस्वी तक रहा। ह्वेनसांग ने गंधार, कश्मीर, पंजाब, कपिलवस्तु, बनारस, गया एवं कुशीनगर की यात्रा की, लेकिन भारत में उसका सबसे महत्वपूर्ण समय कन्नौज में बीता। तब वहाँ के शासक हर्षवर्धन था, उसने हर्षवर्धन को शिलादित्य, दानी राजा और वैश्य जाति के बताया था। ह्वेनसांग की प्रसिद्धि का कारण था शिवकी का ग्रंथ उनके लिए प्रसिद्धि का मेन कारण था। उसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। ह्वेनसांग के अनुसार उस वक्त नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। फाहियान 399 ईस्वी में चंद्रगुप्त के कार्यकाल में भारत आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी थी, तो हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी थी आपका कन्नौज। देखिए, हर्षवर्धन साम्राज्य की राजधानी कन्नौज थी। यह वर्धन पुष्यभूति वंश की शासक था। पहले हर्षवर्धन की राजधानी थानेश्वर थी, लेकिन बाद में कन्नौज हो गई। इन्होंने उत्तर भारत में 606 ईस्वी में से 647 ईस्वी तक शासन किया। हर्षवर्धन प्रयाग, इलाहाबाद में प्रत्येक 5 वर्ष पर महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था। इनके समय में चीनी यात्री फाहियान भारत आए थे। चलिए अब है आपका दक्षिण भारतीय राजवंश के बारे में। दक्षिण भारतीय राजवंश के बारे में देख लेते हैं। देखिए, कन्नौज के राजराजेश्वर विश्व मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो ये हो जाएगा आपका राजा राज प्रथम ने। देखिए, कन्नौज तंजावुर के राजा राजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण चोल शासक राजा राज प्रथम ने 1004 ईसा पूर्व और 1009 ईसा पूर्व के दौरान कराया था। इसे बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तंजावुर चोल वंश की राजधानी थी। यह मंदिर वास्तुकला, शासन व ताम्र में शिल्पाकन, चित्राकन, नृत्य, संगीत, आभूषण एवं उत्कीर्ण कला के बेजोड़ नमूना है। इस मंदिर का उत्कृष्टता के कारण इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में शामिल कर लिया गया है। अगला देखिए, गंगैकोंड चोलपुरम का निर्माणकर्ता कौन थे? तो ये थे आपके राजेंद्र प्रथम। चोल साम्राज्य के शासन राजेंद्र प्रथम ने बंगाल के पाल वंश शासक महिपाल को पराजित करने के बाद गंगैकोंड चोलपुरम नगर की स्थापना की, जिसे साम्राज्य की राजधानी बताया, तथा उसने गंगैकोंड चोल की उपाधि भी धारण की। प्राचीन में प्रसिद्ध नगर था। यहाँ चोलकालीन एवं विश्वविद्यालय मंदिर का भी अवशेष मिले हैं। देखिए, प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश के मुख्य योगदान था। तो ये थे आपके एक संगठित स्थानीय स्वशासन। चोल प्रशासन के मुख्य विशेषता एवं संगठित स्थानीय स्वशासन थी। चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च पदाधिकारियों को पेरुंदत्त एवं निम्न श्रेणी के पदाधिकारियों को सेरुंदरन कहा जाता था। लेखों में कुछ उच्चाधिकारियों को उडन कुटिम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने कावेरी नदी के मुहाने पर अपनी राजधानी स्थापित की एवं उसका नाम गंगकोंड चोलपुरम रखा था? तो ये हो जाएगा आपका राजेंद्र प्रथम। चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित करने के बाद गंगकोंड चोल की उपाधि धारण की थी तथा कावेरी नदी के मुहाने पर अपनी राजधानी स्थापित की एवं उनका नाम गंगकोंड चोलपुरम रखा। इन राजधानी के निकट चोल गगम नामक विशाल तालाब का निर्माण कराया था। चोल साम्राज्य के सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रकूट साम्राज्य के संस्थापक कौन था? तो राष्ट्रकूट साम्राज्य के संस्थापक हो जाएगा आपका दंती दुर्ग। देखिए, राष्ट्रकूट दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश था। इनका संस्थापक दंती दुर्ग दंती वर्मन को माना जाता है। दंती दुर्ग में 753 ईस्वी में चालुक्य शासक कीर्तिमान को पराजित कर स्वतंत्र राज्य की नींव रखी। इसे मानखेत को अपनी राजधानी बनाई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ थी? तो चालुक्य वंश की राजधानी थी वातापी। देखिए, चालुक्य वंश की राजधानी वातापी थी, पल्लव वंश की कांची, और राष्ट्रकूट का था मानखेत, और वर्धन वंश का था कन्नौज। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका सीमावर्ती राजवंश।
सीमावर्ती राजवंश के बारे में देखिए। कारकोट राजवंश के संबंध में निम्नलिखित में से किस को इतिहास से था? कारकोट राजवंश का संबंध निम्नलिखित में से किस इतिहास से था? तो ये हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर के इतिहास से था। कारकोट राजवंश कश्मीर के एक राजवंश था जिसकी स्थापना दुर्लभ वर्धन ने किया था। इस वंश को सबसे प्रतापी शासक ललितादित्य मुक्तापिंड था। इस वंश में ने कश्मीर पर 598 ईसा पूर्व में से 885 ईस्वी तक शासन किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राचीन कालीन स्थापत्य कला एवं चित्रकला के बारे में देख लेते हैं। देखिए, एलिफेंटा में चट्टान काटकर बनाए गए प्रसिद्ध मंदिर निम्नलिखित में से संबंधित है। तो ये थे आपके राष्ट्रकूट। एलिफेंटा में चट्टान काटकर बनाए गए प्रसिद्ध मंदिर राष्ट्रकूट से संबंधित है। एलिफेंटा की गुफाएं जो है ये महाराष्ट्र राज्य के एक मुंबई शहर में पौराणिक देवताओं के उत्पन्न भव्य मंदिर के लिए विख्यात है। इन मंदिरों में त्रिमूर्ति शिव की मूर्ति सर्वाधिक लोकप्रिय है। वर्ष 1987 में एलिफेंटा की गुफा के विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल कर लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका औरंगाबाद में। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद के पास वाघोरा नदी के पास सह्याद्री पर्वतमाला पश्चिम घाट में राक कट गुफाएं की एक श्रृंखला के रूप में स्थित है। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के सह्याद्री पर्वतमाला में अजंता की गुफा से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित है। अजंता की गुफाओं में 30 बौद्ध गुफाएं हैं जबकि एलोरा में 34 गुफाएं का समूह है जिसमें 17 हिंदू और 12 बौद्ध एवं 5 जैन धर्म से संबंधित गुफाएं हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, गंधार कला मिश्रण थी। गंधार कला जो है ये मिश्रण थी आपका मूर्ति कलाओं की भारतीय और यूनानी शैलियों का। गंधार कला जो है मूर्ति कलाओं की भारतीय और यूनानी शैलियों का मिश्रण है। यूनानी कला के प्रभाव से देश के पश्चिमोत्तर देशों में कला की जिस नवीन शैली का उदय हुआ उसे गंधार कला शैली कहा जाता है। यह विशुद्ध रूप से बौद्ध धर्म से संबंधित धार्मिक प्रस्ताव मूर्ति कला शैली है। तक्षशिला, कपिसा, पुष्कलावती एवं वामियान आदि से प्रमुख केंद्र है। चलिए अब राजपूत राजवंश के बारे में देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? तो राजा भोज जो है ये आपका परमार वंश से संबंधित है। देखिए, राजा भोज परमार वंशीय एक प्रतापी शासक थे। इस वंश का संस्थापक उपेंद्र राज अथवा कृष्ण राज था। प्रारंभ में इस वंश की राजधानी उज्जैन थी पर कालांतर में राजधानी धार में स्थापित कर दी गई है। परमार वंश की 8वां राजा वाकपति मुंज और वाकपति मुंज के भतीजा भोज लगभग 1018 ईस्वी से 1060 ईस्वी सबसे प्रतापी राजा थे। चलिए अगला है आपका प्राचीन कालीन विविध की कुछ क्वेश्चन है। देखिए, ड्रेकॉन की कानून किस सभ्यता से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका ग्रीस यूनानी की सभ्यता से संबंधित है। 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में प्राचीन ग्रीस के एथेंस शहर के सबसे पहले विधायक ड्रेवो ने एक कानून बनाया जिसे ड्रेकॉन की कानून के नाम से भी जाना जाता है। ड्रेकॉन की कानून ग्रीस यूनान सभ्यता से संबंधित था। इनका कानून केवल एक अदालत द्वारा लागू किया गया था। यह कानून एथेंस पर शासन करने वाले मौखिक कानून और रक्त विवाद की व्यवस्था को समाप्त कर दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्यूनिफॉर्म शब्दावली का संबंध है। तो क्यूनिफॉर्म शब्दावली का संबंध है मेसोपोटामिया लेखन से। देखिए, क्यूनिफॉर्म शब्दावली का संबंध मेसोपोटामिया संबंध से है। इस सभ्यता के प्रयोग की जाने वाली लिपि का नाम है क्यूनिफॉर्म था। इस सभ्यता को विश्व की प्राचीन सभ्यता भी माना जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले नेक्स्ट टॉपिक मध्यकालीन भारत का इतिहास के बारे में। मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप इसे काफ़ी ध्यान से देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल ऑल इन वन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुँचे।